देखिए आज के लेक्चर में इतना ही था, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक था। अगर आप ये फ्रेमवर्क कर लेंगे तो इससे ज्यादा कोई आपका आने वाला नहीं है। अब एक क्वेश्चन आया था आपका, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे आपको रिपोर्ट लिखनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है सीएपीएफ में, राइट एंड रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सिर्फ दो वर्ड थे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं? इफ वी कैन रिलेट, इफ यू कैन डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं सागर। अगर आपके पास ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन से एक रिपोर्ट आ जाए, 200 वर्ड में आपको लिखनी है, तो आप इस पे क्या लिखेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे? सर मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सीपीसीबी को कोट करूंगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। ओके। देन फिर पोल्यूशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके उसके हम्म टाइप्स बताऊंगा। हम्म, ठीक है। देन देन करंट सिनेरियो क्या है इंडिया का। हम्म, देन उसके बाद वे फॉरवर्ड जैसा कुछ। ठीक है। आपने सही, आपकी अप्रोच ठीक है। सीपीसीबी का आप इसमें नाम ले सकते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर आप इसमें नाम लेना चाहे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन, भी हो सकता है और आपका साउंड भी हो सकता है, आपका वाटर भी हो सकता है। सो वाटर बॉडीज के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है, और ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो रिपोर्ट में आप तीनों चीजों को लेंगे। आप इसमें यमुना जो नदी है उसमें वाटर पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ रहा है, ये भी आप बोल सकते हैं। इसमें आप जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन है वो भी आप बोल सकते हैं। इसमें आप जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो पोल्यूशन है, वो भी बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर से जो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। एयर पोल्यूशन जो हो रहा है ड्यू टू एमिशंस, कार्बन एमिशंस बाय ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये भी आप बात कर सकते हैं। दैट इज आल्सो कम्स ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, और इसमें आप स्टेक होल्डर अप्रोच लगाएंगे ना जब। स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एनजीटी इज देयर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो कि डील करती है पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे केसेस को। ठीक है, एनजीटी का आपको नाम लेना पड़ेगा इसमें। और दिल्ली का जो है इंपॉर्टेंट प्लान है, एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, उसको भी आप कैसे ना कोट कर सकते हैं। और नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम, ये भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको तरीका, आईपीसीसी को। आईपीसीसी की रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट है जो है लेंसेट की रिपोर्ट है कि मोस्ट जो पोल्यूटेड सिटीज हैं वर्ल्ड की, 20 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है उसमें सबसे ज्यादा टॉप किसने किया है उसमें, और सबसे ज्यादा नंबर किसका है? इंडियन सिटीज का है। तो ये भी आप कोट कर सकते हैं। तो देर इज नो डर्थ ऑफ रिपोर्ट, बस चूज आपको करना है, इधर यू वांट टू कोट द रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी, या फिर मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज वाली रिपोर्ट, या फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, या फिर एनजीटी का कोई वर्डिक्ट आया है वो कोट करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रख लीजिए, डरिए मत बस। हर एक चीज रेलिवेंट है, बस आपको कोट करनी आनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया, एक सोचने का तरीका बताया, एनजीटी, सीपीसी, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, नेशनल क्लीन एक्शन प्लान। ठीक है, और ये सब चीजें आप इसमें, और जो इसमें आप बोल सकते हैं जैसे। सर एक्सक्यूज मी। यस सुरेश। हाँ सर, जैसे इसमें जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 वाला जो हुआ था, उसमें इंडिया ने अपना एक अप्रोच दिखाया कि हम्म वो उसने जो हमारे पीएम है उन्होंने एक टारगेट लिया कि हम्म, कार्बन इमिट इतना करेंगे, और ये सब क्या हम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ना इसमें तो रिपोर्ट में? हाँ, लेकिन अब ठीक है, पॉलिटिकल ज्यादा ना बनाए रिपोर्ट को। ठीक है, डू नॉट नेम अननेसेसरली, जब तक रिक्वायर्ड नहीं है किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम या फिर पीएम का नाम मत लीजिए। ठीक है, मेक इट मोर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। जितना लॉजिकल आप रखेंगे उन चीजों को, उतना बढ़िया आपके लिए। सर इंडिया का स्टैंड कर कह के बोल सकते हैं, इंडिया स्टैंड। हाँ, इंडिया स्टैंड्स रिगार्डिंग व्हाट? पॉलिटिकल पार्टी का नेम नहीं लेंगे सर, इंडिया का स्टैंड एट, इंडिया स्टैंड एट द COP26 करके ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, COP26 वाली समिट, राइट। आपने COP26 वाली समिट बोला है, उसमें एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज पे मेजरली बात हुई है उसमें। ठीक है, COP26, लेकिन देखिए चैलेंज इज 200 वर्ड में कंप्लीट करना है आपको। दैट इज द मेजर चैलेंज, 200 वर्ड में आपको किस तरह से कंप्लीट करना है और कौन कौन सी चीजें लिखनी है, ये दैट इज द चैलेंज। उसके बाद हम बात करेंगे, एक और रिपोर्ट आपसे पूछी थी रिसीडिंग ग्लेशियर्स के नाम से, रिसीडिंग ग्लेशियर्स, ये एक रिपोर्ट थी। अब इस पे बात कर लेते हैं, ये भी आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर है। रिसीडिंग ग्लेशियर्स हमारे लिए क्या क्या
चीजें मतलब थ्रेट पोज करते हैं, रिसीडिंग ग्लेशियर है तो क्या कर सकते हैं, बताइए कुछ ग्लेशियर्स के बारे में बताइए। ओके, स्टार्टिंग विद श्रेष, अगर रिसीडिंग ग्लेशियर्स पर रिपोर्ट आ जाए श्रेष, अगर तो हाँ आप ये इसमें सब क्या रेलिवेंट लिखना चाहेंगे ये रिसीडिंग? सर, अगर ग्लेशियर का अगर आता है तो अभी ये तो सर एक करंट मतलब इशू था ना, जो मतलब जिस समय आया था एक करंट इशू हुआ था उत्तराखंड में। हाँ ठीक हाँ है। तो सर इसमें मैंने स्टार्टिंग करूंगा कि जैसे कि अभी मतलब जो इंक्रीज जो पॉपुलेशन हो रही है उसकी वजह से काफी जो मतलब गवर्नमेंट है वो काफी प्रोजेक्ट ला रही है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सर जो ये हुआ था मेनली सर ये कोई ब्रिज वगैरह मतलब हो रहा था, बिल्ड हो रहा था, उसकी वजह से ये हुआ था। तो हम ठीक है। उसको हाँ उसको हम कोट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज सर इसको भी हम क्लाइमेट से भी मतलब वो कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं लाइक दैट सर, जैसे कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अब टेम्परेचर अर्थ की जो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गई है, एंड वो उसमें एक डेटा भी आया था, रिपोर्ट आई थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा फ्यूचर में। तो इसका सर सीधा इम्पैक्ट ग्लेशियर पे पड़ेगा, ये चीज सर हम ये इसको कुट कर सकते हैं। और एंड साइड वो ठीक है। उसके बाद क्योंकि सर ये 200 के हैं तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ डाइवर्शन नहीं लिख सकते, उसमें ऑथेंटिक लिखेंगे। हाँ, और सर तीसरा चीज सब इसमें लिखेंगे गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है। गवर्नमेंट की अप्रोच ये है कि जितना ज्यादा हो सके हम इको फ्रेंडली मतलब टेक्नोलॉजी को इनपुट करें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसको इंडिया कह रही है कि हम इसको ग्लोबल हब बनाएंगे इंडिया को। ठीक है सुरेश, मुझे आपका आइडिया पता लग गया है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पे आपको एक चीज याद रखनी है कि आप ये अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आप एक हिंदी न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर हैं। ऐसा करना है कि सनसनीखेज खुलासा, ठीक है, थोड़ा सेंसलाइज करना है आपको रिपोर्ट में। आपको इस तरह के एडजेक्टिव यूज करने हैं, थोड़ी एक्शन वर्ब यूज करनी है, थोड़ा सा उसमें वो दिखते हैं ना, थोड़ा सा मिर्च मसाला उसमें डालना है रिपोर्ट में, क्योंकि सभी चीजें अलग है। ऐसे राइटिंग आपका अलग है, उसमें ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डाल सकते आप। आर्गुमेंट राइटिंग में तो यू हैव टू राइट टू द पॉइंट। अब एक चीज बचती है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आप जितना उसको मिर्च मसाला देंगे, उसमें सेंसलाइज करेंगे, एडजेक्टिव्स अच्छे यूज करेंगे, अच्छी अच्छी एक्शन वर्ब यूज करेंगे, ये आपके फेवर में काम करेगा। रिपोर्ट इज द प्लेस जहां पे आप ये सब कर सकते हैं, उसमें आपको रिपोर्ट को में ये करना चाहिए। ठीक है, और जैसे जो आपका एनवायरनमेंट से जो कोई कई बार टॉपिक आता है, कई बार स्पेसिफिक पूछता है, जैसे उत्तराखंड के अंदर जो हुआ था डिजास्टर, स्पेसिफिक पूछ लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं पूछता है। जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ गया, दैट इसमें लिखने का बहुत ज्यादा स्कोप है एनवायरमेंटल पोल्यूशन में। तो इस एरिया में आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे कोई जेनरिक चीज पूछता है तो वहां पे आप अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं। कई जो मेजर प्रॉब्लम रहती है रिपोर्ट राइटिंग में ये रहती है कि सर अगर हमें फैक्ट नहीं पता, इफ यू डू नॉट नो द इंसिडेंट, ठीक है, प्रॉपरली अगर हम उस इंसिडेंट को नहीं जानते तो हम उसके बारे में लिखे क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है ये कि आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, अगर आपको पता होगा कि इतनी कैजुअलिटी हुई है, एग्जैक्ट नंबर थे और क्या एग्जैक्ट रीजन रहे हैं उसके पीछे, तभी आप लिख सकेंगे। नहीं, यहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी है। आई नो पीपल जो सिर्फ इमेजिनेशन से उन्होंने एज्यूम किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे अगर उत्तराखंड में फ्लड आई होगी तो कौन कौन सी फोर्स ने वहां पे रिस्पॉन्ड किया है। आप एग्जैक्ट नंबर ना दीजिए जो नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एज्यूम करना है, स्टेक होल्डर अप्रोच लगानी है। स्टेक होल्डर्स का मतलब कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सिक्योरिटी एजेंसीज वर इन्वॉल्व, एनजीओज वर इन्वॉल्व, पीपल वर इन्वॉल्व, मेडिकल फर्टर्निटी वर इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये सब चीजें, एयरफोर्स वर इन्वॉल्व, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, तो सबने काम किया है। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर अप्रोच लगानी है जहाँ पे एक सॉल्यूशन, एक जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी हो, तो उसके लिए आपको स्टेक होल्डर अप्रोच लगानी है। और जहां पे आपको कुछ रीजन देना, डेटा देना, फैक्ट देना है, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन वाली जो रिपोर्ट थी, वहां पे आप इंडेक्सेस का कोट कर सकते हैं, रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझना होगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? सर ये जैसे अभी इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्ट आ रहे हैं, तो वैसे उस हिसाब से इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अपना हाँ, रिसेंटली हुआ था देवघर का कोई इंसिडेंट, रोपवे का कोई इंसिडेंट हुआ था, मैं ये वहां बोल पे भी आईटीबी, हम्म, सॉरी मैं यही बोलने वाला आईटीबी, था, तो मतलब मेरे माइंड से निकल गया, लेकिन आपने जो
खुद ब खुद इसको बोला है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो देवघर में हुआ था। ठीक है, और बोलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ। हाँ, मतलब जहाँ आईटीबीपी, एयरफोर्स और जो स्टेट पुलिस इन्वॉल्व हुई थी, और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि हम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या सर्विसेज नहीं है उनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए। 48 आवर्स का एक ऑपरेशन चला था सो फार। और एक वीडियो भी आई थी जिसमें हेलीकॉप्टर से एक लेडी और एक आदमी गिर भी गया था वाइल रेस्क्यूइंग देम। तो ये भी एक हाँ issue था, हाँ है ना? जी, हाँ, एक अडल्ट गिर गया था वो सेफ्टी बेल्ट टूटने के कारण। सेफ्टी बेल्ट टूटने के कारण। तो ठीक है, इसके अलावा कोई और आपको लगता है कि एंड टॉपिक आ एंड सकता है? सर, हाँ बोल। एक क्वेश्चन सर, ये अभी देखा जाए ना तो करंट में एक इशू बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है ना कि ये जो अभी जो मतलब पॉलिटिकल इशू, जो रिलीजन इशू है सर, जैसे मंदिर वाला अभी, क्योंकि एक क्वेश्चन आ भी चुका है ना कि जैसे ये पार्टी पॉलिटिक्स ये वाला जो आया था अभी क्वेश्चन ऐसे आया था, तो क्या सर ये वाला ऐसे आ सकता है जैसे ये राम, ये इसका जो मंदिर एंड मस्जिद वाला भी क्या चल रहा है ना करंट में? नहीं, वो डिस्कस करेंगे हम, सीरियस बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आज हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास है। इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछ लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है? क्योंकि ओके हमारे पास सर। टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें जा रहे हैं, अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। ठीक ओके है, सर। ओके। ओके ओके सर। ओके। तो देखिए 2010 में क्वेश्चन पूछा था आपका, डैमेज कोस्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड। आपसे रिपोर्ट पूछिए इस पे, डैमेज कोस्ट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड। कौन सी ऐसी रिसेंट फ्लड हुई थी 2010 में? कोई इवेंट हुआ था जब भी आपसे फ्लड पूछिए, ठीक है, रिपोर्ट पूछिए। अब देखिए ये आपसे 2012 में पूछा था, ड्राफ्ट रिपोर्ट सजेस्टिंग मेजर्स टू एनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। ठीक है, कोई इवेंट रहा होगा, वाटर स्कार्सिटी हुई होगी किसी एरिया में, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा है। 2013 में देखिए द उत्तराखंड डिजास्टर एंड द रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री, इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्ट है, ठीक है, एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है। पूछ लिया आपसे कोई इंसिडेंट हुआ है कोई, ठीक है, उत्तराखंड डिजास्टर एंड रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री। दूसरा देखिए, दिस डिजास्टर मैनेजमेंट से नहीं है ये, पर एनवायरमेंट से है। अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। हाँ जी बोलिए। सर, ये रिसेंटली पार्लियामेंट में ये आया था, डैम सेफ्टी बिल। डैम ये भी सेफ्टी। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी आ सकता है। क्योंकि ये लास्ट ईयर आया था डैम सेफ्टी बिल। और नहीं सर, इस साल आया था आई थिंक, जो नहीं, 2022 में। 2022 का नहीं है डैम सेफ्टी बिल, 2021 20 का है ये डैम सेफ्टी। शायद से नॉट श्योर। काफी पुराना है। चलो ठीक है, आपका जो सोचने का तरीका है, एटलीस्ट अप्रोच सही है कि आपने डैम सेफ्टी बिल का इसमें जिक्र किया है। तो डैम सेफ्टी बिल, जैसे केरला की जो फ्लड है उसके आने के बाद हमने डैम सेफ्टी बिल लाए हैं, क्योंकि केरला ने जो हमने देखा था उस डैम में हमने बहुत ज्यादा पानी ऑलरेडी स्टोर किया हुआ था बिफोर द मॉनसून। मॉनसून से पहले हमने जो केरला का जो डैम था, एक डैम था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, उसमें जो वाटर लेवल होना चाहिए वो कम होना चाहिए अगर मॉनसून आने वाला है तो। हुआ क्या, इधर मॉनसून इदुक्की डैम था शायद, या राज मुल्ला पेरियार डैम था, ऐसा कुछ। हाँ, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ था। तो इनमें से कुछ सर होगा। एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर, वो अभी जो रिसेंट अभी काफी दिन न्यूज में रहा था सर, वो जो आसाम में कोई एक पाइपलाइन थी सर, वो लीक हो रही थी, क्या उस पे सर रिपोर्ट आ सकती है ना, क्योंकि अभी उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाया कि कहाँ पे लीक हो रही है। हाँ, ये लास्ट ईयर की न्यूज़ थी, शायद इस बार नहीं बनेगा, क्योंकि लास्ट ईयर हाँ की न्यूज़ थी, इस बार नहीं बनेगा। लेकिन आसाम में ये इंसिडेंट हुआ जरूर था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और लास्ट सर, ईयर ही पूछ ले। डैम सेफ्टी बिल 2021 दिसंबर में आया था ये। हाँ, दिसंबर में आया था ना। ठीक है, 2021 दिसंबर, क्योंकि इसका ड्राफ्ट जो था वो शायद 2020 में फाइल किया गया था, लेकिन वो पास 2021 में होगा। इसके ड्राफ्ट भी आता है ना पहले। ठीक है, तो मैं बता रहा था, वो केरला वाला इंसिडेंट बता रहा था कि मॉनसून से पहले हर एक डैम को दिया जाता है कि आपको रिलीज करना है वाटर का। तो वाटर आपको रिलीज करना था, जो केरला में जो डैम था उन्होंने नहीं किया। क्यों? उनको एनर्जी क्या करनी थी, बनानी थी, क्योंकि डैम से हम एनर्जी बनाते हैं, टरबाइन मूव करते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो उसके लालच में आ गए, तो उन्होंने पानी रिलीज नहीं किया।
उन्होंने सोचा कि इतनी बारिश नहीं होगी, वी कैन हैंडल, वी कैन टॉलरेट, लेकिन इतनी सारी बारिश होगी, बेसिन में इतना ज्यादा पानी आ गया रिवर के, और ऊपर से जो डैम का लेवल भी बढ़ गया, तो उन्होंने क्या करना पड़ा, डैम से भी पानी को छोड़ना पड़ गया। इसीलिए केरला फ्लड जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। डैम से भी पानी आ गया, ऊपर से रेनफॉल भी हो रही है, और रिवर के बेसिन में तो ऑलरेडी पानी था, तो सब कुछ फ्लडेड हो गया वहां पे। देखिए की क्वेश्चन है, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट से सर आप वो कर सकते हैं रिलेट, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, चामोली डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ, वहां पे डेवलपमेंट इंड्यूस क्या है, डिजास्टर, मतलब आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे डिजास्टर हो रहा है। वेस्टर्न घाट में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पे स्लो फेलियर हो रहा है। हिल एरियाज में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां स्लो फेलियर हो रहा है। ठीक है, अगर हाँ कोस्टल एरियाज में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पे एनवायरनमेंट को क्या है, खतरा है। तो इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट? तो मैंने आपको डायरेक्शन दिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था, सपोज जैसे क्वेश्चन टाइप के ऐसे आ गए, तो इसमें कैसे हम स्टार्ट करेंगे? देखिए क्वेश्चन टाइप का है, जैसे क्वेश्चन मार्क है इसमें, तो इसमें एग्जामिनर को क्या चाहिए, डिबेट चाहिए आपसे। क्वेश्चन मार्क है, एग्जामिनर खुद श्योर नहीं है कि डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वो आपके व्यूज इसमें जानना चाह रहे हैं। एग्जामिनर वांट टू नोज योर व्यूज, आप इसके लिए क्या व्यूज रखते हैं। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इंट्रोडक्शन में ही स्टैंड ले लीजिए कि डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एक स्टैंड ये हो गया। या फिर आप बोल दे डेवलपमेंट पॉसिबल है एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, स्टैंड ले लीजिए। अगर आप स्टैंड लेना चाह रहे हैं तो लेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बतौर आपके पास पॉइंट होने चाहिए कि मैं जस्टिफाई कर लूंगा डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो टॉपिक है, मुझे लग रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है, इसमें आप थोड़ा बैलेंस रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी और डेवलपमेंट भी, और हमें दोनों साथ के साथ लेके चलनी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये टॉपिक है। आप अब इसमें पूछ रहे हैं कि मुझे इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। इधर यू कैन टेक द स्टैंड इन द इंट्रोडक्शन, और जस्टिफाई करेंगे पूरा अपना मेन बॉडी में कि डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आप एग्जांपल देंगे हमारे देश में क्या हो रहा है, चार धाम जो रोड की डिबेट थी, और जैसे डेवलपमेंट से डेवलपमेंट इंड्यूस डिजास्टर जो भी हुए हैं हमारे यहाँ पे, उससे एनवायरनमेंट पे जो रेपकशन हुए हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट हुआ है, वेस्टर्न घाट हो गया, या फिर आपकी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो गया, ठीक है, उससे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है। एक ये तरीका। दूसरा तरीका मैंने आपको बैलेंस बताया, दोनों चीजों का 50-50 डिस्कस कर सकते हैं, या फिर 60-40, 60-40 इन द सेंस, या फिर 70-40 भी कर सकते हैं। 70 आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, 30 आप बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो 70-30, 60-40 जो भी आपको बेटर लगे, और कंक्लूड आप कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, सागर को सर इसमें ये कोट कर सकते हो, एक एनवायरमेंटलिस्ट थे सुंदरलाल बहुगुणा, उनका एक कोट था, यस इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, यस, ऐसे कुछ कंक्लूड कर सकते लास्ट ईयर वो पास आउट भी हो गए। ठीक है, हो। हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली, तो उन्होंने एक इतनी अच्छी मूवमेंट भी चलाई थी गंगा नदी को बचाने के लिए, और उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा, तो उनको काफी अवार्ड भी मिले हैं, तो उनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है, तो वो बहुत ही मतलब बेहतरीन इंसान थे। ठीक है, तो उनका आप कोट कर सकते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा सोसाइटी में, और वो वेल नोन पर्सन है। ठीक है, जो वेल नोन पर्सन होते हैं उनको आप कोट कर सकते हैं, उनका जो कोट है वो भी आप वर्बेटम उसमें लिख सकते हैं। तो ये ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का आप लिख सकते हैं, वो एनवायरमेंटलिस्ट है अच्छे खासे। एक और है, देखिए 2015 में आया था आपका रिसीडिंग ग्लेशियर। ठीक है, रिसीडिंग ग्लेशियर करके आपका ये आया था, और डिस्कस कर लिया हमने। रिसीडिंग ग्लेशियर स्पेसिफिकली नहीं पूछा, रिसीडिंग ग्लेशियर एंटार्क्टिका भी हो सकता है, रिसीडिंग ग्लेशियर आपको उत्तराखंड में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, और ये देखिए क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये पूछा आपका 2017 में, कुछ हुआ होगा उस टाइम पे, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पीक पे था दिल्ली में पोल्यूशन का, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन पूछ लिया उस पर। स्टबल बर्निंग का इशू 2016-17 में बर्निंग इशू था। ओके, देखिए देखिए वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ये आपका 2019 में आया था। इसमें आपको लिखना चाहिए वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए, वाटर स्कार्सिटी मतलब एनजीटी किस तरह से काम करती है इसमें, वाटर स्कार्सिटी में सॉरी इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रहा है वाटर का, तो
तो एनजीटी कैसे एक्शन में आती है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे एक्शन में आता है अगर वहां पे कोई वाटर स्कार्सिटी या फिर इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर हो रहा है और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई लेदर इंडस्ट्री है उसके पास, लेदर इंडस्ट्रीज है, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती है, ठीक है, और पोल्यूशन भी करती है, पोल्यूटेड भी करती है वाटर बॉडीज को, और जिससे हमारी वाटर स्कार्सिटी जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो ये एक तरीका, ये भी आप लिख सकते हैं कि सीपीसीबी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें जैसे वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है हमारे न्यू दिल्ली के अंदर या फिर अर्बन एरियाज में, क्योंकि सबसे ज्यादा वाटर स्कार्सिटी अर्बन एरियाज में है, तो ढंग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर पे आप लिख सकते हैं कि जो टैप है, टैप वाटर, ठीक है, हर घर नल योजना गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, क्योंकि एसेसिबिलिटी नहीं है लोगों को टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सर टॉपिक? इसमें ये भी लिख सकते हैं सब्सिडीज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एमएसपी, ये भी कोट कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर द रीजंस। क्योंकि रिपोर्ट में आपको, जब हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे तो रिपोर्ट में हम कुछ एक जो हमारा फॉर्मेट वो होता है कि हमें इस 5 जो क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली के, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, ये हमें आंसर करने होते हैं रिपोर्ट में। तो आपने व्हाई का आंसर किया कि व्हाई देयर इज अ एक्सेसिबिलिटी दिस वाटर स्कार्सिटी, तो उसके लिए रीजंस हैं, आपने बताया कि रीजंस ये हैं, ठीक है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं। अब देखिए अच्छा सर, अर्बनाइजेशन, बोलिए। सर जैसे वाटर स्कार्सिटी में जैसे एग्रीकल्चर में काफी मतलब जो वाटर का यूज होता है काफी ज्यादा है, तो क्या इसमें एग्रीकल्चर का भी मतलब कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में ऐसा कोई ऐसा मेथड इनपुट करें जिसमें मतलब वाटर का मतलब वो ज्यादा यूज कम हो, लाइक जैसे सर इजराइल में हो रहा है ड्राई फार्मिंग क्या हाँ, सर? लिख सकते हैं, इंटरनेशनल एग्जांपल आप लिख सकते हैं। और इजराइल से ज़्यादा एक्सपर्टीज वाटर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स में किसी को नहीं है इजराइल, क्योंकि आपको पता है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इजराइल में पानी की कमी है भाई, ठीक है, ड्राई रीजन है इजराइल, इसलिए उसने माइक्रो इरिगेशन टेक्निक डेवलप की। ओके, ठीक है, तो अंकित आप कुछ बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था सर, इतना याद रहेगा कैसे सर एग्जाम टाइम पे सर, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर एग्जाम में प्रेशर पे सर उतनी इफिशिएंसी नहीं आ पाती सर, देखो जितना हम मैंने घर तो में कुछ भी लिखते हैं। कंटेंट नहीं दिया, देखो मैंने एक पेज में आपको समराइज करके दिया डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। नहीं ये नहीं देखिए, सर, फिर भी ये काफी मतलब ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है देख के सर हमें बहुत कुछ मतलब पढ़ना है। ठीक है, देखिए एटलीस्ट आपको पता तो है कि CAPF इज नॉट अ केक वॉक, पेपर 2 में आपको ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है ना। तो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं पढ़ना CAPF में, थोड़ा सा कर लो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, काफी चीजें आपको जाननी है। और सबसे पहले कि ब्रॉड और जिंदा दिमाग आपको रखना है, डरना नहीं है, चीजों को समझना है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ यही कर लीजिए, 3 महीने में इतना ही टाइम है आपके पास, ये भी कर लेंगे बहुत ज्यादा है, ये कर लीजिए। और जो मैं बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है आपको, हो जाएगा आपका। यही यही क्योंकि आप मेरे पास पहले आए होते 6 महीने पहले, तो हमारे पास टाइम था कि हम आपसे और भी बातें कर सकते थे, और भी मटेरियल मैं आपको सजेस्ट कर सकता था, ठीक है। लेकिन नाउ इज द टाइम, अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ जो हम क्लास में करा रहे हैं वो कर लीजिए, वो सफिशियंट है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट है इंटरनल सिक्योरिटी का 25 तारीख को, तो उसके लिए तैयार हो जाना। थोड़ा जो मटेरियल दिया मैंने एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया, वहां से आप पढ़ लेना। और जनरल क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ जनरल क्वेश्चंस होंगे, आपको अपने हिसाब से लिखना है, क्योंकि जो आपके सेक्शनल टेस्ट हैं इसमें मैं आपका ट्रू तरीका देखना चाहता हूँ, उनका रियल तरीका क्या है लिखने का। सबका इंडिविजुअल का अलग अलग मिलेगा, सबके इंडिविजुअल के अलग अलग पॉजिटिव्स मिलेंगे, सबके अलग अलग नेगेटिव्स मिलेंगे। तो आपके हिसाब से क्या ठीक रहेगा मैं वो देखना चाहता हूँ, मैं अपना सुपर इम्पोज नहीं करना चाहता कि ये इस तरह से लिखिए आप, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ आप किस एरिया में अच्छा कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से टेलर मेड स्ट्रेटेजी हम करेंगे। अब सागर के लिए कुछ और प्रॉब्लम थी, अंकित आपके लिए कुछ और हो सकती है, तो देर इज नो वन साइज फिट स्ट्रेटेजी, राइट, तो वो सबके लिए अलग अलग होगी। तो
इस लेक्चर में इतना ही था। कोई डाउट है तो पूछ लिया, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। सर कितने ऐसे आएंगे मतलब जो आप परसों लोगे ठीक टेस्ट? है, उसमें 2 आपको ऐसे मिलेंगे, चॉइस मिलेगी 3 टॉपिक्स के अंदर 2 लिखने पड़ेंगे, एक आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा आपको, एक रिपोर्ट। ठीक है, तो 70-80 मार्क्स का होगा। मैं खींचूंगा आपको। ठीक है, ये 3 महीने आपके बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। ये मैं औरों की तरह भी दे सकता हूँ, एक टॉपिक ऐसे का लिख दो, ये आपका सेक्शनल टेस्ट, क्या होगा उससे? कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे आप। 2 टॉपिक लिख दो ऐसे के, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो एटलीस्ट एग्जाम से पहले मेरा टारगेट है कि मैं आपसे ये सब चीजें करवा लूँ। एटलीस्ट कम से कम मैं आपको 50 ऐसे 60 ऐसे, क्योंकि 4 फुल लेंथ टेस्ट है आपके, उसके भी आप एक्यूमुलेट करेंगे ऐसे, तो 20 ऐसे तो वहीं से हो गए और सेक्शनल टेस्ट अलग से हो गए, तो 50 ऐसे आप लिख लेंगे एग्जाम से पहले। रिपोर्ट ढेर सारी 20 से 25 रिपोर्ट आप लिख लेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट राइटिंग इतनी कर लेंगे, तो इसके बाद मुझे लगता है आपको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इनर्शिया एटलीस्ट मैं आपको ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक इनर्शिया मतलब लिखने की जो आदत है वो डल जाएगी। एग्जाम में आप ब्लैंक नहीं होंगे, आप पेपर पूरा करके आएंगे। ये नहीं कहेगा आप, एटलीस्ट मेरे को कोई स्टूडेंट आके सर मैं पेपर नहीं कर पाया, एटलीस्ट मैं इतना करवा दूंगा आपके लिए कि आपका पेपर ना छूटे। ठीक है, और एक डायरेक्शन मिल जाएगी हर एक चीज को सोचने की। इंटरनल सिक्योरिटी में ऐसा सोचना है, एग्रीकल्चर में ऐसा सोचना है, तो इससे ज्यादा पेपर 2 में शायद कोई और करा पाए। ठीक है ना। सर टाइम कितना मिलेगा? टाइम बिल्कुल मैं आपको गिन के ही दूंगा, थोड़ा सा 10 मिनट ऊपर ही दूंगा जो रिक्वायर्ड होता है। बाकी चीजें जो मैं उस पर पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, तो आपके पास कल का दिन है 25 तारीख को। हमेशा जो टेस्ट होगा 2 बजे होगा, क्योंकि 2 बजे मुझे आपको ट्रेन करना है, क्योंकि CFF एग्जाम में भी आपको 2 बजे ही लिखना होता है ना। तो मैं आपकी आदत डलवाऊंगा हमेशा 2 बजे आपको लिखने की। ऐसा नहीं कि आप 2 बजे नहीं लिखेंगे तो आपका टेस्ट इवेल्युएशन नहीं होगा, आप कभी भी लिखिए, लेकिन 2 बजे मैं टेस्ट को पब्लिश करूंगा। 2 बजे टेस्ट को पब्लिश करूंगा। जिसको लाइव टेस्ट देना है वो लाइव देगा, जिसको रात को बैठ के देखना है वो रात को देगा, किसी को अगले 1 हफ्ते बाद देना है वो उस दिन दे सकता है। तो फ्लेक्सिबल टेस्ट सीरीज है, लेकिन मेरा ये मानना है आप 2 बजे दीजिए। ठीक है, फिक्स शेड्यूल तैयार करके 50 मिनट उसके लिए निकाल लीजिए, चुपचाप बैठ के फोन एक तरफ फेंक दीजिए, आराम से अपना टेस्ट लिखिए। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको अपने अपने को कंडीशनड करना है एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन के लिए। ठीक है, रियल एग्जाम कंडीशंस के लिए मैं आपको कंडीशन कर रहा हूँ। पर मुझे आपसे ऑनेस्टी चाहिए आप सभी से, कि 50 मिनट सिर्फ फोन से दूर, इंटरनेट से दूर। मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि वहां पे भी आपके पास फोन नहीं होने वाला, है ना। यस सर। ओके, तो डरने की बात नहीं है। देखिए मैं आपके लिए और भी कुछ करने वाला हूँ, मेरे लिए मतलब पेपर 1 के लिए बहुत कुछ आने वाला है थोड़े टाइम में आपके लिए। ठीक है, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा। NCERT बेस्ड टॉपिक वी विल डिस्कस, साइंस बेस्ड टॉपिक वी विल डिस्कस। ठीक है, तो वी आर एक्सपेंडिंग। तो आपके लिए पेपर 1 के लिए CFF एग्जाम के लिए बहुत सारी चीजें होने वाली है कुछ एक दिन में। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। सर डेली आंसर राइटिंग का क्या मसला है, मतलब वो मत कीजिए कैसे ना, क्यों स्टार्ट क्यों करें? करेंगे आप डेली आंसर राइटिंग? मत कीजिए ना, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब टाइम कहाँ है डेली आंसर राइटिंग का? अब तो टाइम नहीं रहा। अब तो आप जो टेस्ट सीरीज है वही कर लेंगे तो ठीक है। डेली आंसर राइटिंग के चक्कर में मत पड़िए। वो मैं दे सकता हूँ आपको, अगर आप करना चाहते हैं सेल्फ वैल्यूएशन, मैं आपको डेली एक टॉपिक पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ऐसे राइटिंग पे ही नहीं आएगा आपका पूरा। जो आपका आपको देखना पड़ेगा कि मार्क्स आप कहाँ से निकाल सकते हैं। आपके इस एग्जाम में ग्रामर भी आती है, आपके इस एग्जाम में जो पैसेज भी है, प्रेसे भी है, और आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, रिपोर्ट भी है। ये सब चीजें आपको मार्क्स कहाँ से खींचने हैं ये देखना है आपको। पेपर 1 से भी मार्क्स खींचने हैं आपको। ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी एंड टाइम इस चीज पे सिर्फ डिवोट ना करिए। ओके, ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं, है ना। कोई और क्वेश्चन? दिनेश, सुरेश, रोशन, मोहित, दिवांशु, अंकित, आदर्श, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, कोई शर्माने की बात नहीं है। नो सर, थैंक यू सर, गुड ओके, नाइट सर, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। गुड।